पता नहीं पिछली दफ़ा 117 हुए थे, बाकी तो अल्लाह ही जाने कितने हैं। अच्छा, असल में बच्चों ने कह दिया था 117 से ज़्यादा ना हो, तो फिर 117 ही हमने 6-8 घंटे का कर लिया था। तरीके बड़े हैं। ओके, अच्छा मोहतरम, आप हजरात का आना अल्लाह मुबारक करें। साथ वाले के सर पे हाथ फेरें। ओके, मैं, आप और IS 37 ट्राइंगल। अच्छा, अब आप हजरात ऐसा करें, फिलहाल ज़रा कंसोलिडेशन को देख लें। IS 28 होमवर्क का सवाल आज का आपको पता है जो आपने करके आना है। यार ये मिसिंग हो रही है, हम इशारों में बातें करते हैं, इशारों में। जल्दी बुलाएं। पेज 170। हम्म हम्म हाँ, हाँ, अच्छा, वर्किंग 5.1 होती है। ना 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 ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वर्किंग्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7 है। P&L और OCI के लिए कौन कौन सी वर्किंग्स करनी है? वर्किंग 1। और भाईजान ये कर रहे हैं, सही करने गए हैं। जी उमेर भाई आ जाए। इसको पॉज कर दो ना। अच्छा जी, होमवर्क में आपका IS 28 का पास पेपर क्वेश्चन 1 होगा, जो आप लोगों ने घर से करके लाना है, पेज 170 पे। इसमें असल में उसने कंसोलिडेटेड P&L मांगे और कंसोलिडेटेड OCI मांगी है। ये सवाल आपसे तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि एक छोटा सा सवाल आप रिवाइज नहीं करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन 3 किया था इधर ही क्वेश्चन बैंक में नीचे जाके, जिसमें अपने वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 खोली थी। वर्किंग 5 है एस प्रॉफिट, A प्रॉफिट, SOCI, AOCI, ये वर्किंग्स हमने खोली थी।
ओके। अच्छा, अब अभी मौजूद रहे ना, उनको बुलाएं उमर भाई को थोड़ी देर। अच्छा मोहतरम, अब अगली रिक्वायरमेंट थी, इसमें वर्किंग 7 करनी है आपने। कल जो सवाल हम कर रहे थे वो निकालें। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में दिया है। इसमें भाई ने एक एडजस्टमेंट पूछी है, उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। डेट इज पेज 676। ये कितने लोगों ने ये सवाल होमवर्क में कर लिया था? वेल डन। मैंने कहा था इसको पेंडिंग ना करें बहुत, वरना लेट हो जाएगा। अच्छा हो गया था। वैसे कॉन्फिडेंस तो काफ़ी आया होगा आप में, छोटी मोटी गलतियां हो के सही भी हो गई देख के। अच्छा अच्छा मोहतरम, ये देखें, बस हैंड रिटन पेजेस सामने खोल के रखा करें ताकि गलती हो ही ना। हमारा ईयर एंड था 30 जून 18। हमारा ईयर एंड क्या था? और हमने एसोसिएट को कब बाय किया था? 1 जनवरी 18। तो भाई का ये सवाल है कि कौन सी एडजस्टमेंट है मोहतरम? डी वाली। बीएल, बीएल है पेरेंट। पेरेंट सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज पॉज कर दो। मोहतरम भाई का सवाल यह है कि इस सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने पास पेपर के क्वेश्चन 4 में सर कहा था, आपने पास पेपर के क्वेश्चन 4 में, अभी रोकना पड़ेगा, मैं देखता हूं 1-2 मिनट। आपने पास पेपर के क्वेश्चन 4 में कहा था कि जहां ड्यूरिंग द ईयर, हाँ मसला है, आपने पास पेपर के क्वेश्चन 4 में कहा था कि जहां ड्यूरिंग द ईयर लफ्ज़ लिखा हो तो वहां पर इसका मतलब है कि पूरा साल आपस में सेल करते रहे हैं। इसका मतलब है पेरेंट एसोसिएट करने से पहले भी सेल करते रहे हैं। तो फिर इस सॉल्यूशन में आपको ऐसे करना चाहिए था कि जब आप 4 फिगर्स निकाल रहे हों, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट और पीस शेयर, तो इस बात को आपको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए था। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात को हमने इसलिए मलहूज़े खातिर नहीं रखा क्योंकि एसोसिएट की ये वाली फिगर कहीं यूज़ ही नहीं होती। तीनों एसोसिएट की ये तीनों फिगर्स कहीं यूज़ ही नहीं होती। हाँ सब्सिडरी होती तो उसकी ये वाली फिगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होती है, लेकिन एसोसिएट की ये वाली फिगर कहीं यूज़ ही नहीं होती। तो इसलिए इस चक्कर में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते थे तो कोई मसला नहीं, आप पढ़ जाते। खैर है। सोल्ड कितना है? 1000। ये पूरे महीने की सेल है आपस की, लेकिन हमें सब्सिडरी बने हुए कितना अरसा हुआ है? 6 महीने हुए हैं। तो आप बिल्कुल कर लेते पास पेपर के क्वेश्चन 4 की तरह। असल में रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होता है कि बाद रिवीजन में याद आ जाती है। इंटू 6/12 आप कर लेते हैं, लेकिन इस फिगर का करना क्या था? इस फिगर को तो पूरे सवाल में कहीं यूज़ ही नहीं करना। तो ये सेल आ गई। अनसोल्ड 10% ऑफ गुड्स स्टिल रिमेन इन स्टॉक। 10% तो इसी का लगाना है, 10% और किसी चीज़ का नहीं लगाना। 10% अभी तक स्टॉक में है, तो 1000 का 10% 100, ये नहीं कि 500 का आप 10% लगा देना। तो 10% ऑफ द गुड्स आर स्टिल अनसोल्ड, और उसके बाद अनसोल्ड का प्रॉफिट। लेकिन इस फिगर को मेरे ख्याल से एसोसिएट के सवालों में कहीं यूज़ नहीं करते। एसोसिएट के सवाल में ना सिर्फ एक फिगर आती है एंड पे, डेट इज पीस शेयर, बस इस फिगर को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस फिगर को आपने निकालना था। ये सही है गलत है इसकी टेंशन नहीं लेनी। मोहतरम आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके। पहले आपने मेथड बताया था ओपनिंग एंड क्लोज, जब रिटेन अर्निंग ना गिवन हो तो उसके अंदर से जो पोस्ट प्रॉफिट लेना हमने वो सारे सालों का लेना है या जब से हमारे साल वाला सिर्फ हमारे साल वाला जब से गिवन ही 1 साल का, वो करंट ईयर वाले में सवाल आ सकता है, वैसे आ नहीं सकता। अच्छा अच्छा मोहतरम, अब आप हजरात जो है वो निकाल लें जो कल वाला हमारा क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 670। इसमें अब हम डिविडेंड के एडजस्टमेंट को तीनों एतबार से डिस्कस कर लेते हैं।
और अल्लाह का शुक्र है अभी हमारी कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं हुई, अब हमने एक एक करके पास पेपर करने शुरू कर देने हैं, तो वो अब सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइज होंगी। तो डिविडेंड को तीनों एतबार से डिस्कस कर लेते हैं, बातें ना करें। वर्किंग 6 के एतबार से, वर्किंग 6 में होता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, भाई चुप रहो। तो क्योंकि डिविडेंड पे हो गया है इसलिए अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, इसलिए वर्किंग 6 में हमने डिविडेंड्स शो कर दिए थे ताकि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग सही बैलेंसिंग आए। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए डिविडेंड इसलिए इग्नोर किए कि क्वेश्चन 12 के ई जैसा सिनेरियो था, हमने इग्नोर कर लिया। P&L बनाते हुए मैंने आपसे अक्सर कहा था, सफ़े निकालो, P&L नहीं है, P&L बनाते हुए एक वाइट सफ़ा भी दे दो। P&L बनाते हुए मैंने आपसे अक्सर कहा था कि वाइल प्रिपेयरिंग P&L बनाते हुए आपने पेरेंट का डिविडेंड पूरा सफ़ा P&L का मुंह बनाते हुए, और एक और बात याद रख लें, किसी भी डिविडेंड की वर्किंग 5 के एतबार से कोई डिस्कशन नहीं है। खुदा के लिए जिंदगी में कभी वर्किंग 5 में डिविडेंड ना ले जाइएगा, किसी भी डिविडेंड की वर्किंग 5 के एतबार से कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, P&L बनाते हुए, P&L का मुंह बनाते हुए पेरेंट का डिविडेंड बांटना आपने नहीं सोचना, पूरा सफा, सॉरी, पेरेंट का पूरा सफा आपने नहीं सोचना। द रीजन इज के डिविडेंड बांटना तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाते हैं ना कि P&L में। सब्सिडरी का पूरा सफा बांटना आपने P&L के एंगल से नहीं सोचना, और एसोसिएट का पूरा सफा बांटना आपने कभी भी P&L के एंगल से नहीं सोचना। क्लियर? यानी 100 रुपया, 40 और 11 इसको आपने लिफ्ट नहीं करानी। 100 रुपया, 40 और 11 की आपने टेंशन नहीं लेनी P&L का मुंह बनाते हुए, लेकिन 100, 40 और 11 को आपने एग्जैक्ट अमाउंट्स के साथ लेके जाने वर्किंग 6 में। वो कल आपसे बात होगी थी। P&L बनाते हुए आपने ये सोचना है कि P ने इस सफे का हिस्सा अपनी अदर इनकम में डाला है तो निकाल दें, और P ने इस सफे का अपना हिस्सा अगर अदर इनकम में डाला है तो निकाल दें। तो पेड का मतलब लिखें, इसका मतलब है P ने दोनों से डिविडेंड रिसीव कर लिया। पेड का मतलब लिखें, इसका मतलब है P ने दोनों से डिविडेंड रिसीव करके अदर इनकम में डाल लिया। पेड का मतलब लिखें, इसका मतलब है P ने दोनों से डिविडेंड रिसीव करके अदर इनकम में डाल लिया। अच्छा, ये आज बहुत बोल रहे हैं, एक मिनट। P ने दोनों से डिविडेंड रिसीव करके अदर इनकम में डाल लिया। अब 2 फुटनोट बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे वो हम इधर ही कर लेते हैं। P's शेयर ऑफ S डिविडेंड कितना है, और P's शेयर ऑफ A डिविडेंड 20। ओ, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया आज इधर ही। P's शेयर ऑफ S डिविडेंड 80% है, P's शेयर ऑफ A डिविडेंड बोले कितना 2 इन दोनों को आपने P&L बनाते हुए अदर इनकम में से माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं है इसको। और इंशाल्लाह ये भी पास पेपर्स में आता रहेगा और रिवाइज भी होता रहेगा। क्लियर? लेकिन ये पूरा सफा नहीं है, ये ऑरेंज सफा है, उसका टूटा हुआ हिस्सा है 32, और ये व्हाइट सफा है 11, इसका टूटा हुआ हिस्सा है 2.75। और एक इसमें बड़ा आसान सा हिंट है, हमें आदत है P&L के एंड पे फुट नोट डालना। फुट नोट 2 हैं, P's शेयर ऑफ S डिविडेंड एंड P's शेयर ऑफ A डिविडेंड। लेकिन अगर कभी सवाल बता दे कि पेरेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया
तो फिर माइनस भी मत कीजिएगा, अल्लाह करे किसी सवाल में ऐसा आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा, फिर माइनस ही नहीं करना। अभी क्यों माइनस किया है? क्योंकि एस और ए ने पे कर दिया, तो पी ने रिकॉर्ड कर दिया होगा। इनको पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना, पूरे पूरे सफ़ों को वर्किंग 6 में डालना है अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिए मैं, अगर डाल दिए मैं उसने अदर इनकम में, वो हमें पता चल गया पेड की लाइन से। करते रहेंगे रिवाइज करते रहेंगे। क्वेश्चन 10 करें जी, 1 मिनट आपके पास। क्वेश्चन 10, पेज नंबर 674। एंटिटी खुश बैठा करें, रिलैक्स। एंटिटी पी एक्वायर्ड 30% ऑफ इक्विटी इन एंटिटी ए, तो पी कौन है? पेरेंट। एसोसिएट ए, पेज नंबर तो नजर आवे 674। इसके बाद टाइम मिला घर में, एमसीक्यू नंबर 11 कर लीजिएगा, ऐसे ही टाइम मिला तो एमसीक्यू नंबर 11 कर लीजिएगा। पेड़ा कॉस्ट ऑफ 147 जी, खुलवाएं जी वर्किंग 7। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कॉस्ट बोले 147। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए वाज 350, एसोसिएट के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू तो हमें खेलने की आदत नहीं है, क्योंकि वो तो वर्किंग 1 टाइप की चीजें होती हैं, उस तरह तो हमें आदत ही नहीं है। तूने भरे बाजार में बिस्त कर दिया। एट 31 नंबर 5 द नेट एसेट्स वर 6 लाख। इन 31 नंबर 5 द प्रॉफिट्स ऑफ एंटिटी ए आफ्टर टैक्स वर 80। कैलकुलेट फिगर्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर एसोसिएट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 5। ओके, लेट्स ट्राई। ईयर 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 years. Share capital, retained earning. Net assets. Net assets. Entity P acquired entity A during year 1 at a cost of 147 when the fair value of net assets was 350. Share capital नहीं given, retained earning नहीं given, net assets given है। At 31 दिसंबर 2005 at as on 31 दिसंबर 5 नेट एसेट्स वर 6 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रो कर गए हैं। नेट एसेट्स कितने हो गए? 6 लाख। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी नतीजे पे पहुंच रहा हूं। शायद मैं क्लोजिंग आरी में से अगर मैं प्री आरी माइनस कर दूं तो मेरे पास पोस्ट निकल जाएगी। किसी तरह खींच तान के हमने सवाल को सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता है नेट एसेट्स बराबर होते हैं शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग के। मैंने माना कि एक चीज़ आप मेरे से पूछेंगे, ये तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हुई है 3.5 लाख, इसका मतलब है इस दिन कोई रिवोल्यूशन सरप्लस भी होगा, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिवोल्यूशन सरप्लस। लेकिन एसोसिएट का रिवोल्यूशन सरप्लस हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए फर्क कोई रिवोल्यूशन सरप्लस नहीं है। बस ये हो गई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स साल के शुरू में जब हमने खरीदा था, और 5 साल बाद नेट एसेट्स आपके पहुंच गए हैं 600 पे। तो ये नेट एसेट्स इधर हैं, ये नेट एसेट्स इधर हैं। अब बेहतर है शेयर कैपिटल को 100 रुपया एज्यूम कर लें, रहने दें अजम्पशन, वैसे पेपर में क्या करनी, 0 कर लें। शेयर कैपिटल को 0 एज्यूम कर लें। हाँ, माना कि गलत एजम्पशन है, बट सवाल वाला भी तो हमें तंग कर रहा है, अब हम क्या करें, लेकिन बराबर एज्यूम कीजिएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल आपको पता है बदलता नहीं है। तो शेयर कैपिटल बराबर एज्यूम कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्री आरी आ जाएगी और ये क्लोजिंग आरी आ जाएगी। 600 माइनस 0 इज 600, 350 माइनस 0 इज 350। तो दैट इज क्लोजिंग आरी, दैट इज प्री आरी।
और साथ साथ इस टॉपिक में हमने लगानी होती हैं परसेंटेजेस। पोस्ट का मतलब है 5 साल। हमें 5 साल हो गए हैं खरीदे हुए। ये ईयर 1 का स्टार्ट था, ये ईयर 5 का एंड है। हमें 5 साल हो गए हैं खरीदे हुए। क्लोजिंग आ रही 600 और प्री 350। इस टॉपिक में साथ साथ 75 कैरी डाउन 222। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वर्किंग 7 मुकम्मल हुई। नोट कर लीजिए। ठीक है, 10 से ज़ूम कर लें आप, चलेगा पेपर में बिल्कुल। इस तरह नहीं हो सकता कि जो हमारे डेटा शीट्स थे वो 350 के थे, वो ग्रो कर गए 600 पे, तो डिफरेंस होगा। तो बस 600 350 का डिफरेंस ले लो, वो आरी का ही डिफरेंस है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। जैसे मर्जी ज़ूम कर लो। देखिए भाई, अगर आप इसमें 10-10 रुपए भी ज़ूम करते हैं तो ये 590 आ जाएगा, ये 340। इन दोनों का डिफरेंस फिर भी वही रहना। तो इसे कहते हैं खैंच तान कर खोती बोर थुले। एक बार याद रखिएगा भाई, वर्किंग 7 में 4-5-6 साल का डेटा जाता होता है। अगर आपने 5 साल पहले खरीदा हो तो 5 साल का इकट्ठा डेटा जाता है वर्किंग 1 में। एसआरई में भी इसी तरह होता है, क्लोजिंग माइनस प्री। 5-5 10 साल पहले हमने सब्सिडरी को खरीदा होता है। लेकिन जो वर्किंग 5.1 अभी मैं करूंगा ना, उसमें फॉर द ईयर जाता है। और ये कॉन्सेप्ट बिठा लें अपने माइंड में, ताकि आप होमवर्क पास पेपर का क्वेश्चन 1 करके आ सकें IAS 28 को जो मैंने दिया है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें। इन्वेस्टमेंट वर्किंग 7 में क्या जाता है? अगर 5 साल पहले खरीदा हुआ है तो 5 साल का क्लोजिंग माइनस प्री। और वर्किंग 5 में सिर्फ 5वें साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वर्किंग 5 में सिर्फ पैट फॉर द ईयर जाता है। 5.1, बल्कि 5.1 की हेडिंग ही है ए प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी मजे की है। कैलकुलेट द फिगर्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर एसोसिएट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो P&L भी आ जाता है और बैलेंस शीट भी आ जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर मैं बैलेंस शीट एज्यूम करूं तो उसमें तो वर्किंग 7 मैंने कर ली है। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं P&L एज्यूम करूं तो उसका डाटा भी दिया हुआ है। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L हमारे सिलेबस में है। इन द ईयर 5 द प्रॉफिट्स आर 80। ग्रोथ तो काफी आई है वैसे, 80 से ज्यादा आई है, लेकिन वो 5 सालों में आई है ना। मेरे साल में कितना प्रॉफिट आया? 80। खोलें जी वर्किंग 5.1। इसमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायग्राम छुपा रहा हूं। इसमें ऐसे डायग्राम देखें, इजी मार्क्स मिल रहे हैं जी। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिवाइज होगी है वर्किंग 5.1 और 7 कल की, बार बार करके। ए प्रॉफिट अच्छा, इसमें वो 3/12 4/12 नहीं करना जो कल किया था, याद है? इसमें 3/12 4/12 नहीं करना जो कल किया था, क्योंकि कल हमने यकम अप्रैल को खरीदा था। तो आज तो हमने 5 साल पुराना खरीदा हुआ है। तो पूरे साल का प्रॉफिट ही बता दें मुझे। 80। इस टॉपिक में 7 परसेंटेज लगाएं। 24। ये पीबीटी से ऊपर चला जाएगा, पता नहीं क्या लाइन होती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। पीबीटी से ऊपर लाइन में आ जाएगा 24 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। दा पंजाबी वाला दा नहीं होता, इंग्लिश वाला दा।
द ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2016 ऑफ 3 कंपनीज आर सेट आउट बिलो। पीपी तीनों कार हैं, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में आ रही हैं, ये सऊदी किंग को पैसे दिए हमने, सवाल सीधा सीधा है, कोई घुमाइयाँ फिराइयाँ नहीं कर रहा। ये हमने कतर के किंग को पैसे दिए हैं, ये करंट एसेट्स हैं, ये शेयर कैपिटल्स हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। लिखें जी, अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा है, किताब के ऊपर लिख लिया करें ना। अगर सेपरेट बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ब्रैकेट में बैलेंस शीट लिखते हैं, अगर सेपरेट बैलेंस शीट में ऑलरेडी सरप्लस नज़र आ रहा है, ऑलरेडी सरप्लस नज़र आ रहा है, तो इसको बात तो अजीब सी कर रहा हूँ लेकिन आसान हो जाएगी, इसको कैपिटल रिजर्व की तरह डील कर लीजिएगा, इसको कैपिटल रिजर्व की तरह डील कर लीजिएगा। अगर सेपरेट बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा है तो इसको कैपिटल रिजर्व की तरह डील कर लीजिएगा, कैपिटल रिजर्व की तरह करें जी डील। ओके, ये फिगर कहाँ जाती है वर्किंग, और फिगर ते वेख लो 650 वर्किंग 3 वर्किंग 2 3.1 कितने पहुंचे थे, P&L का सवाल नहीं हो रहा खुदा के लिए। और ये क्लोजिंग आ रही है, ये वर्किंग 7 में जाती है, और ये तो याद है ना क्लोजिंग आ रही, आपको पता है ये सारी चीजें तो काटे ना, तो अभी तक काटना भी नहीं आया, इतनी क्लासें हो गई अभी तक काटना नहीं आया। वर्किंग 7, ये तो आपको पता है वर्किंग 7 टाइप चीजें हैं, तो मैं सिर्फ 3 वर्किंग्स आपके सामने खोल रहा हूं, 3.1, 2.1 और वर्किंग 7, बस उसके बाद ये सवाल ख़त्म है, हम IAS 37 शुरू करने लगे। तो चलें वर्किंग 1 भी अगर ज़रूरत पड़ी मैं खोल देता हूँ। एडजस्टमेंट अकाउंट, और कौन सी वर्किंग गई है जी, 3.1 और वर्किंग 2.1 और वर्किंग 7। अच्छा, सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस या सारी आपकी शक्लें बनी हुई हैं, तो मैं फिर पुरज़ोर फरमाइश पर सारी वर्किंग्स खोल रहा हूँ। ओके, ओके, 1-2 मिनट मुझे दे दें फिर आप नोट कीजिएगा। वर्किंग 3, वर्किंग 2, पुरानी चीजें ना भूल जाएगा। 650 को देखें, रिलैक्स यार, क्या हो गया, बोले जी। CRE में PRE 650, SRE में 180, ये क्लोजिंग आ रही है,
वो कॉस्ट अभी मुझे नहीं चाहिए, बस पोस्ट आ रही। कौन सी आ रही? पोस्ट आ रही। प्लीज प्लीज, क्लोजिंग माइनस प्री। क्लोजिंग है, नहीं नहीं, प्री साथ साथ ना ढूंढने यार, हद होगी, और हद होगी, साथ साथ ढूंढ रहे हैं, पागल हो गए हैं। ये क्या आ गई? पी आ रही, ये और ये ए आ रही, ए आ रही। जो मैं बोल रहा था वो बोला करें ना। अब जी ये क्या आ गया? पी का रिवैल्यूएशन, इसे कैसे डील कर लें? जस्ट लाइक कैपिटल रिजर्व जी, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, पी का रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैं नोट कर लेता हूं, आप ना फिर खुद कीजिएगा, आप खुद कीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर। 200 डन। ये किसका है? एस में तो वही नाम होता है ना, एसआरई एसआरई एसआरई। कितना? 50। एसोसिएट में ना हम इक्विटी मेथड यूज करते हैं, और इक्विटी मेथड ये कहता है कि इक्विटी टाइप चीजों पे नजर रखो। 80। एक्सेलेंट। पोस्ट, हाँ जबरदस्त, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्लोजिंग माइनस प्री। व्हाट इज क्लोजिंग? 80। चलें जी, यहां तक आप 6 फिगर्स नोट कर लें, 6 फिगर्स नोट कर लें। कैमरा इधर ही रखो, जरा बस प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। 6 फिगर्स नोट कर लें। और प्री भी कर लें, जो लोग ये 6 नोट कर लें। नहीं नहीं, मैं तो आ रहा हूं। बंदा कभी क्लास के बाद आके ये कह देता है कि 2 दिन हो गए आए नहीं, किसी एक ने भी नहीं कहा, क्या फायदा। उमैर भाई किधर है? उन्होंने कहा दूसरी दोनों क्लासों में ना शोर कभी कभी आ रहा है। जी जी वही। छह फिगर्स आपने क्लोजिंग में उठा ली, लेकिन एक लाइन बिल्कुल आपके लिए आज तकरीबन नई है, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। The retained earnings of sulfur and arsenic when investments were acquired were rupees 70 and 20। इसकी बोले 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 कितनी? 70। सात सा डबल एंट्री 70। ओके, एसोसिएट की 20 माइनस 20। मुझे पता है 7-7% लगानी है, लगा देता हूं।
लगा देता हूँ अभी, सब्र कर जाए, पहले मुझे प्री लिख लेने दें, प्री लिख लेने दें। ओके नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन सरप्लस। द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ, असल में ना पेरेंट का प्री चाहिए नहीं होता, वो सिर्फ सब्सिडरी का और एसोसिएट का चाहिए होता है। सब्सिडरी का प्री 30 और आर्सेनिक का कितना 30। हाँ और यार ठहरते जाना यार, हाथ दोगे यार, तो देखो तो सही है क्या। मजे की बात सुने, ये एसेट में नहीं गया। कौन है ये एसेट में नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं। तो देखें मजा आया ना। अब हमने पुराने तरीके से काम किया ना। अब देखें वैसे तो होता था, आपको पता है इधर सरप्लस आता था तो उधर एसेट पे जाता था और डेप्रिसिएशन वगैरह भी रिकॉर्ड होती थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ट्रीट इट लाइक सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व। तो हमारे लिए तो अकाउंटिंग पुरानी है, बट द वे फिगर्स आर प्रेजेंटेड उनको देखते रहे। डन। और कौन सा प्री, एसेट में नहीं लेके जाना, एसेट डेबिट, क्योंकि एसेट ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल पे है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एसोसिएट का प्री 45 माइनस 45। डन। ओके, कितनी फिगर्स आ गई? और 4। कितनी फिगर्स और आ गई? कौन कौन सी? सब्सिडरी और एसोसिएट की प्री आ रही और सब्सिडरी और एसोसिएट का प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। अब आप हजरात मुझे बताएं, इन पे साथ साथ परसेंटेज लगानी है। 100 माइनस 20 इंटू 20 कहां जाएगा? सीआरई। पीआरई में एसआरई और एआरई। कितने जी? साथ साथ परसेंटेज लगाएं। हाँ ये मजे की बात हुई ना, इसकी डबल एंट्री। बोलें बोलें बोलें। सीआरई यानी कि कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में सरप्लस डालूं या रिटेन्ड अर्निंग में रिटेन्ड अर्निंग पड़ी रहे? रिटेन्ड अर्निंग में अब बताएं 10.5 कहां जाना है? कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन। जो जिसकी चीज है वो वहीं लेके जाए ना। तो क्या लिखूं? ए का कितना? मजे की वर्किंग होगी ना। इधर मैं लिख देता हूं एस का रिवैल्यूएशन। रिदम बन गया चीजों का। अब जो जगह खाली हैं उनको भी भर दें, क्योंकि सवाल के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एसआरई को हिट नहीं करती। मैं घर से पढ़ के आया हूँ फिलहाल। तो जो जगह खाली हैं उनको भर दें। कौन कौन सी जगह खाली रह गई है? एसआरई और एस रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी हाँ जी 44 66 इसीलिए खराब हुआ 66 और 44। आज ओ इनसी आए। तू कहां बैलेंस शीट बनाने वाली जगह पे पहुंची हुई है? मेरी मर्जी, चल। डन। सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस थोड़ा सा पेरेंट को दे दें, थोड़ा सा इमरान खान को दे दें। चलें, अच्छा हुआ मोबाइल बज रहे हैं। थोड़ा सा पेरेंट को दे दें, थोड़ा सा इमरान खान को दे दें। लगाएं ये परसेंटेज।
12 और 8। Okay, so that was all about this question. अगली एडजस्टमेंट ऐसी मैं पढ़ा देता हूँ आपको, उधर ही रखो कैमरा। मज़ा आया? कितने मिनट लगाएंगे घर जाके दोबारा इन सारी फिगर्स पे? 4-5 मिनट लगा के तरह चेक कर लीजिएगा दोबारा। ओके, द फॉलोइंग इंटरकंपनी सेल्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड है ही नहीं, तो फिर अनसोल्ड का प्रॉफिट परसेंटेज किसी फायदे का नहीं, तो ये एडजस्टमेंट करनी कोई नहीं, ऐसी तंग करने के लिए बस दी थी। लेकिन वो मैं करता हूँ, बताएं क्या करेंगे? ओहो, ₹2 इन ट्रांजिट वाले हाथ खड़ा करें। ₹2 इन ट्रांजिट वाले हाथ खड़ा करें। तो एक दफ़ा ना ऐसी आई कि आपने ज़रा तंग करने के लिए ये एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से दी थी, तो इसको फिर ऐसे कर लें कि 8-8 रुपये दोनों जगह से माइनस कर दें और 6-6 रुपये दोनों जगह से माइनस कर दें। कोई इस किस्म की चीज़ है, वैसे इस तरह की अंग्रेज़ी लिखनी नहीं चाहिए इसको। अगर होता ना कि पेरेंट ने 8 रुपये लेने हैं, सब्सिडरी ने 6 देने हैं, क्योंकि सब्सिडरी 2 भेज चुकी है, पेरेंट को नहीं मिले, वो फिर एक जगह से आप 8 माइनस करते, एक जगह से 6, फिर भी आपको थोड़े से नंबर मिल जाने थे। एक जगह से आप 8 माइनस करते, एक जगह 6, फिर भी थोड़े से नंबर मिल जाने थे। थोड़े से नंबर मिल जाते होते हैं सवाल में, एडजस्टमेंट गलत भी हो जाए तो ये जरा कॉन्फिडेंस रखिएगा, जो समझ आ रहा हो वो करने से आधे पचाधे नंबर मिल जाते हैं। फिर आप 8 और 6 माइनस करके 2 इन ट्रांजिट में डालते, 2 इन ट्रांजिट में डालने के मार्क्स कटते आपके, क्योंकि इन ट्रांजिट नहीं है। तो ये असल में हाँ मैं बता रहा हूँ। तो कोई एक रिसीवेबल कह रहा है, कोई दूसरा पेबल कह रहा है। तो शायद पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें भेजी हैं, पेरेंट के लिए ये रिसीवेबल है, तो शायद सब्सिडरी के लिए ये इनकी सेल आपस की का रिसीवेबल पेबल है। और जो एस ने पी को बेची है उसमें शायद एस कह रहा है मेरा रिसीवेबल 6 है, और वो कह रहे हैं, कल भी सवाल में मैंने कहा था ना, एज्यूम करें दूसरे की किताबों में उतना ही बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह कुछ करेंगे। अब इसको पोज कैसे करेंगे? इसको पोज अब इस तरह कर देंगे, -8 इस तरह की अजीब सी एडजस्टमेंट बनेगी ये, तो अजीब सी चीज थी। आगे चलें। इन ट्रांजिट जब तक हो ना तब तक एज्यूम नहीं करना इन ट्रांजिट। ये एडजस्टमेंट जी, एस का शेयर कैपिटल किधर है? 30 रुपये इज इक्वल टू 3। ये ऑरेंज सफा हो गया। डिक्लेयर हुआ 15 अक्टूबर को और पे हो गया 20 नवंबर को। ऐसे ही परेशान करने के लिए उसने लिखा था, इग्नोर करेंगे इसको। क्वेश्चन 12 का ई वाला सिनेरियो है, ऐसे ही परेशान करने के लिए उसने डेट डाली है। अगर हमारे साल के अंदर अंदर पे हो जाए ना, तो मैंने कहा था आपने डिविडेंड को सवाल में इग्नोर कर दिया करना। अगर डिक्लेयर करे और कुछ ना लिखे साथ, तो डिक्लेयर वाले दिन ही पे हो जाता है। ये बात मैं अपनी जगह बोल रहा हूं, लेकिन जब सवाल कहते डिक्लेयर अभी हुआ पे बाद में हुआ, तो फिर हम क्या अज्यूम करें?
जिस दिन पे हुआ उसी दिन पे हुआ है। बट सवाल ये है कि पे हमारे साल से पहले हो गया या नहीं, बस पे है तो खत्म बात। अगर पे है तो रिसीवेबल पेबल कैंसिल करें या कुछ भी कैंसिल नहीं करना। तो ये जी सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, सवाली। We have wasted our precious time and I made a commitment last day कि हम मैनेजमेंट फीस इनकम और एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट करेंगे। मे अल्लाह गिव मी तौफीक टुडे टू डिस्कस दिस एडजस्टमेंट इफ़ आई फाइंड टाइम। वो टेस्ट के अंदर भी आई थी, वरना फिर कल उधार रहा। ज़िंदगी तो इसी तरह उधार पे चलती रहती है। ज़िंदगी में वैसे पैसे ना उधार कीजिएगा बस। पेज 222 नबी सल्लम पूछते थे जनाजा पढ़ाने से पहले इसके ऊपर उधार तो नहीं है। पेज 222, पेज 222। अपनी दोस्ती यारी में भी अपनी ज़रूरत को पीछे कर लिया करें। समोसा कल खा लिया करें, उधार मत लिया करें। ऐसे भूल भी जाता है कई दफ़ा उधार। ये डेटर क्रेडिटर अकाउंटिंग की हद तक ही पढ़ें, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में डेटर क्रेडिटर के चक्कर में ना पड़िएगा। कैश सेल और कैश परचेज बिजनेस में कीजिएगा, मेरा मशवरा है आपको। ये तो सहाबा की तिजारत का यही असूल था, कैश परचेज और कैश सेल। ओके, पेज चलो वो डिस्कस करते हैं। पेज 222 प्रोविजन IS 37। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16। लोन पेबल, पास्ट इवेंट बताएं। लोन लिया, लोन लिया। क्रेडिटर का पास्ट इवेंट गुड्स परचेज्ड ऑन उधार। इसी तरह फिक्स्ड एसेट का पास्ट इवेंट फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन उधार। रेंट पेबल का पास्ट इवेंट बिल्डिंग यूज की, यूज की, बिल्डिंग यूज की, इस वजह से रेंट पेबल है। बिजली के बिल पेबल का पास्ट इवेंट बिजली यूज की। तो एक बार याद रखिएगा, हर लाइबिलिटी का क्या होता है, पास्ट इवेंट। यार कौन बोल रहा है आज? ये एक मिनट यार, द टाइमिंग एंड अमाउंट, दो चीजें मैंने की हैं, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ अबव लाइबिलिटीज इज ऑलमोस्ट सर्टन। टाइमिंग और अमाउंट इन लाइबिलिटीज की सर्टन है, टाइमिंग और अमाउंट सर्टन है। कैसे? रेंट पेबल, रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा कितना रेंट है, अमाउंट इज सर्टन। रेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा हर महीने का रेंट अगले महीने की 2 तारीख को दिया जाएगा, टाइमिंग। बिजली के बिल में लिखा होगा फलां दिन आपने बिजली का बिल पे करना है, टाइमिंग इज सर्टन। हाँ, अमाउंट इतनी सर्टन नहीं होती क्योंकि यूनिट्स देख के हम शायद एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट ना कर पाएं जब तक कि वापडा वाले बिजली का बिल ना भेज दें। लेकिन कुछ लोग इतने तेज होते हैं कि मीटर रीडिंग देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने यूनिट्स हैं तो बिल इतना ही आएगा। ऑलमोस्ट सर्टन, बिजली के बिल की अमाउंट भी ऑलमोस्ट सर्टन होती है, अंदाजा होता ही है कितना बिल आना है अगर यूनिट्स हम नोट कर लें मीटर पे जाके। लोन पेबल में तो वैसे ही कोई मसला नहीं, लोन एग्रीमेंट बैंक के साथ हुआ होता है तो टाइमिंग तो पता होती है, हर साल बाद इतना प्रिंसिपल वापस करना है, और अमाउंट भी पता होती है कितना लोन लिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन उधार, मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट का पास्ट इवेंट, मशीन परचेज्ड ऑन उधार। ओके, क्या यूज करने से पहले? बिजली यूज करने से पहले तो सर्टन नहीं होगा बिल कितना आएगा, बिजली यूज करने के बाद ही पेबल बुक होना है ना। पेबल बुक कब होने? बिजली जब इस्तेमाल कर ली। ओके, ये जो लाइबिलिटीज हैं, आपके खिलाफ कोर्ट केस हो गया, CTP करंट टैक्स पेबल जिसे कहते हैं, एम्प्लॉयज ने छोड़ के जाने, उनको पैसे देने हैं, प्लांट मजदूरों से डी इंस्टॉल कराने, मोबाइल की वारंटी इशू की हुई है, पैसे देने हैं, या बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है, ये कभी देखेंगे। इन लाइबिलिटीज की टाइमिंग या अमाउंट
अनसर्टन होती है। हमारे खिलाफ कोर्ट केस हो गया, पता नहीं कब फैसला आए, पता नहीं कितने पैसे देने पड़े। करंट टैक्स की पेएबल की फिगर हमने निकाल तो ली IAS 12 में वर्किंग 1 में, और वो 30 सितंबर को देनी भी है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको बता रहा हूं, उन्होंने 30 सितंबर को टैक्स देना भी है, लेकिन टैक्स वाले इसकी अमाउंट पे हमसे लड़ सकते हैं। इसलिए तो शायद टैक्स की किताब में कोई रिटर्न असेसमेंट अपील्स का एक चैप्टर है बड़ा सा, कि टैक्स वाले हमसे लड़ सकते हैं। एम्प्लॉय ने छोड़ के जाना, एम्प्लॉय बुलाए उनको, एम्प्लॉय ने छोड़ के जाना है, पता नहीं कब जाना है, पता नहीं कितने पैसे देने पड़े। जब छोड़ के जाएगा तभी अंदाजा होगा। प्लांट डी इंस्टॉल करना है, सोचा तो है 12 साल बाद करना है, लेकिन पता नहीं मजदूर उस वक्त कितने पैसे मांगे। मोबाइल के वारंटी कार्ड इशू तो कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं अगला बंदा कब आए वारंटी ऑनर कराने, और पता नहीं मोबाइल ज्यादा रिपेयर करना पड़े कम रिपेयर करना पड़े। ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो, उन लाइबिलिटीज का नाम है प्रोविजन। ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी टाइमिंग या अमाउंट, उन लाइबिलिटीज का नाम है प्रोविजन। स्टैंडर्ड में एक जगह वाज़े लिखा हुआ है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक अकाउंट यूज होता है। कहते हैं ये उस स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं है, वो तो पैसे लेके भागने का रिस्क है, वो लाइबिलिटी तो नहीं है, वो तो बल्कि एसेट के अगेंस्ट लॉस है। तो स्टैंडर्ड में वाज़े लिखा हुआ है, कुछ लोग दुनिया में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो इस स्टैंडर्ड के स्कोप में नहीं है, वो शायद IAS 1 उसको देखता है। IAS 37 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज़ लॉस अगेंस्ट डेटर। बिल्कुल लाइबिलिटी तो नहीं है हमारे कंधों पे। तो लाइबिलिटीज तो ये हैं। पास्ट इवेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं, कोर्ट केस हुआ आपके खिलाफ, क्यों? आपने अगले का बंदा मारा है, ये पास्ट इवेंट है। टैक्सेशन, आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं। ग्रेजुटी, एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं। डिसमेंटलिंग का पास्ट इवेंट, प्लांट इंस्टॉल किया है। नहीं, खरीदने से डिसमेंटलिंग लायबिलिटी नहीं आती, इंस्टॉल करने से आती है। आपने प्लांट इंस्टॉल किया है। प्रोविजन फॉर वारंटी, मोबाइल सेल किया वारंटी कार्ड के साथ। तो ये सारी चीज़ें पास्ट इवेंट हैं इसके। मोबाइल सोल्ड अंडर वारंटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अर्न्ड प्रॉफिट्स, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, यूज्ड एम्प्लॉय सर्विस, इंस्टॉल्ड प्लांट, बंदा मारा। इंग्लिश किल, ठुस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर कि आपने किसी को पैसे देने हैं। बस ये स्टैंडर्ड लाइबिलिटीज पे लगता है, ये स्टैंडर्ड एसेट्स के लॉस पे नहीं लगता। प्रोविजन की डेफिनेशन बताएं। इट इज अ लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटीज में एक ऐसी लाइबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन है। अच्छा जी, एंट्री बताएं। आपके खिलाफ कोर्ट केस हो गया, एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, लेकिन इस लाइबिलिटी का नाम हम प्रोविजन रखेंगे। लिखें एंट्री, कोर्ट केस आपके खिलाफ हो गया,
एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। जब आपके खिलाफ ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोर्ट केस हो जाए तो आपने डबल एंट्री करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब सारी शराइत पूरी हों। नंबर 1, देयर इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आप अपने कंधों के ऊपर बोझ महसूस करें एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट ये हुआ है कि आपने किसी का बंदा मारा है या आपने किसी की फैक्ट्री में खुद जाके आग लगा दी है, तीली और माचिस साथ लेके गए थे आप। केस हारने का चांस हो, केस हारने का चांस हो, प्रोबेबल आउटफ्लो। प्रोबेबल का मतलब है हाई चांस, हाई चांस। प्रोबेबल या पॉसिबल, प्रोबेबल या पॉसिबल, बुलाएं उमर भाई को। प्रोबेबल या पॉसिबल, केस हारने का हाई चांस हो और रिलायबल एस्टीमेट हो सकता हो। रिलायबल एस्टीमेट का मतलब लिखें, अमाउंट का अंदाजा, अमाउंट का अंदाजा लग सकता हो। स्टूडेंट ने कॉलेज के खिलाफ केस कर दिया कि मैंने जब टूटी खोली पानी वाली तो उसमें से जलता हुआ पानी निकल रहा था। स्टूडेंट ने केस कर दिया कॉलेज के खिलाफ। कॉलेज वाले लाइबिलिटी रिकॉर्ड तब करेंगे जब कॉलेज वाले लाइबल फील करें एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। स्टूडेंट के हाथों का जलना तो ना करें, इतने भी नहीं जलते, स्टूडेंट के हाथों का जलना। कॉलेज वाले अपने लॉयर को फ़ोन करेंगे। लॉयर ऐसे केसेस अगर पास्ट में आते हैं तो स्टूडेंट जीतता है कॉलेज। लॉयर ने कहा स्टूडेंट, जज बहुत नरम दिल है, जज हल्की फुल्की सी बात करो, स्टूडेंट के साथ हो जाता है, देयर इज़ अ हाई चांस। फिर हम लॉयर को फ़ोन करेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे? लॉयर कहता है 5-10 रुपये दे के काम चल जाएगा। आप एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट पेएबल टुवर्ड स्टूडेंट क्रेडिट। ये एंट्री करके जाएंगे आप, ये एंट्री करके जाएंगे। शाम को घर जाने से पहले अकाउंटेंट ये एंट्री करके जाएगा, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, ऑब्लिगेशन कितने हैं? ये ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दो तरह की है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। ऑब्लिगेशन कितने तरह की है? दो तरह, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? कॉलेज वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपसे कि आपको सारे स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, लेकिन आखिरी दिन टीचर ने जाते हुए कहा फाइनल अकाउंट खुद ही पढ़ लेना, उसमें क्या मसला है? तो ऐसी सूरत में जो आप कोर्ट में जाके केस करेंगे, डेट विल बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। वो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, डेट विल बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। या फिर लेजिस्लेशन, यानी पाकिस्तान में कोई लॉ है जिसमें लिखा हुआ है कि लोगों को आप गर्म पानी से इंजर कर दें तो आपने पैसे देने हैं, या पाकिस्तान में कोई लॉ है ऐसा, लेजिस्लेशन। या फिर अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ, कॉलेज वालों का कोई एम्प्लॉय जा रहा था कॉलेज के मोटरसाइकिल पे, तो उसने इशारा भी तोड़ा, इशारे का खंभा भी तोड़ा, तो उसने तो लॉ वायलेट कर दिया है। तो ऐसी सूरत में कॉलेज वालों को जो जुर्माना देना पड़ेगा, डेट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। ओके, अब सवाल ये है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ओके, दादी अम्मा जहन में लाएं। देखी नहीं, चले नानी अम्मा जहन में ले आए, आप खाला जहन में ले आए, फूफा जहन में ले आए। अच्छा चलें,
अपनी अपनी दादी अम्मा सोच के एक बात सोचें। पिछले कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के एतबार से। पिछले 4 साल से दादी अम्मा आपको ईद पर ईदी दे रही है। दादी अम्मा आपको ईद पर ईदी देनी है, चंडे तो नहीं देनी ना। पिछले 4 साल से दादी अम्मा आपको ईद पर ईदी दे रही हैं। अब मुझे बताएं, जब इस साल ईद आएगी 5वें साल, तो आप एंटाइटल्ड फील करेंगे कि मुझे ईदी मिलनी है? सच्ची सच्ची बताइएगा, कोई गपशप नहीं मारनी। आप एंटाइटल्ड फील करेंगे मुझे ईदी मिलनी है? गलत बोल रहे हो, गलत 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 बोल रहे हो। ये 99 लोग सही कह रहे हैं, एक बंदा गलत बोल रहा है, वो मुंह हिला रहा है। आप एंटाइटल्ड फील करेंगे कि ईद मिलनी है? और दादी अम्मा दादा अबू की तस्वीर सामने रख के कह रही होंगी, मेरे सरताज, अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर जिंदे तो सामने, सरताज पैसे अरेंज कर, सरताज ईद करीब आ रही है। दादी अम्मा क्या फील कर रही होंगी? लायबल। और आप क्या फील कर रहे होंगे? ज़्यादा तो नहीं फील हो रहा, होना चाहिए, होना चाहिए। आप एंटाइटल्ड फील कर रहे होंगे और दादी अम्मा, लेकिन अगर वो ईदी ना दें तो आप कोर्ट में जाके जज साहब को कह सकते हैं कि मन्ने की दादी ने ईद दी थी और मेरी दादी ने ईद नहीं दी, इसलिए मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं दादी के खिलाफ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है, इसलिए नहीं कर सकते कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। दादी के ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। दूसरी मिसाल, अगर तसल्ली से सुनिएगा, पिछले 3 साल से कॉलेज वाले जो है वो छोटी ईद के ऊपर 27 रमज़ान को अफ्तारी करा रहे हैं। पिछले 3 साल से कॉलेज वाले छोटी ईद पर रमज़ान पे अफ्तारी करवा रहे हैं। इस साल भी कॉलेज वालों का इरादा यही है कि हम अफ्तारी करवाएंगे। बच्चे गुजरते गुजरते प्रिंसिपल से पूछते हैं, सर इस्तफ़ा का मेन्यू बता दें ताकि मैं सहरी भी ना करूं। इस्तफ़ा का मेन्यू बता दें। शरई तौर पे ऐसा पूछना जायज़ नहीं, ये मसला भी सुन लें, ऐसा अगले से मांग के नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो ट्रीट नहीं मांगनी चाहिए, ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है, ये भी सुन लें आज। अच्छा, तो अब ऐसी सूरत में असल में इसमें उलमा ये कहते हैं कि आप जो है वो, चोर डाकू ये करता है कि किसी की जान पे हमला करके कहता है जेब से पैसे निकालो, और हम किसी की आन पे हमला करके कहते हैं जेब से पैसे निकालो। 4 बंदों के सामने उसकी इतनी करते हैं कि वो बेचारा, इसलिए ज़बान का सवाल करके खाना हराम लिखा है किताबों में। अच्छा, अगली बात दूसरी बात सुन लें। अब आप हजरात प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे कि भाईजान क्या मेन्यू, सॉरी अंकल सर क्या मेन्यू है, और प्रिंसिपल साहब लाइबल फील कर रहे होंगे क्योंकि 3-4 साल से पास्ट प्रैक्टिस है। तू मोबाइल पे लगा हुआ है। प्रिंसिपल साहब लाइबल फील कर रहे होंगे और आप एंटाइटल्ड फील करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनने के लिए 2 शराइत ज़रूरी हैं। नंबर 1, जिसको अफ्तारी मिलनी है उसके दिल में उम्मीद का होना, और जिसने अफ्तारी, क्या हो रहा है उस क्लास में, जिसने अफ्तारी करानी है उसका अपने आप को क्या फील करना? लायबल फील करना। इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी, और कॉलेज वाले इस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की जर्नल एंट्री करेंगे। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ओके, अगला सवाल आपसे, अगर कभी, ये मैं सवाल कराने लगा हूं पेज 223 पे एग्जाम्पल 1, पेज 223 पे एग्जाम्पल 1। अम्मी और अब्बू बात कर रहे थे कि बड़े भाई का रिश्ता खाला के घर कर दें। तेरे जो दांत निकल आए हैं। अम्मी और अब्बू बात कर रहे थे कि जो सलीम है
उसका रिश्ता सलमा से कर दें, खाला की बेटी से। तो बड़ी बहन भी पास बैठी, वो तू सेब खा ले, तू सेब खा ले, साढ़े अपने मसले पे रिश्ते हो रहे हैं, तो तेनों सेब दी पई है। अच्छा, तो अम्मी और अब्बू बात कर रहे थे कि बड़े बेटे का रिश्ता जो है किसके घर कर दें, खाला 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 के घर कर दें। बड़ी बहन वहां बैठी थी तो उसने भी ये बात सुन ली। अब शाम को अम्मी अब्बू परेशान हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है, फुफ्फो की शाम को अम्मी अब्बू सोच रहे हैं ये डिसीजन सही नहीं है, फुफ्फो की तरफ सही है, फुफ्फो की तरफ होना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है। तो रिश्ता किसकी तरफ होना चाहिए, फुफ्फो की तरफ होना चाहिए। वैसे तो नेक आमाल देखने चाहिए लेकिन लोग आजकल शायद, अच्छा तो फुफ्फो की तरफ रिश्ता कर दें। अब ऐसी सूरत में, अच्छा मोहतरम, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हाइब्रिड वाले सारे हजरात ना इधर तशरीफ ले आए यार, जगह बना लो यार। तो आधा पौना घंटा इधर तंग तंग होके बैठ जाओ, उधर 2-3 रोज हैं। वैसे उधर अगर सही है तो बैठे नहीं, कोई मसला नहीं, आने तो आ जाएं। अच्छा चलें, बैठे रहे वो, ठीक है। बहरहाल मैंने ऑप्शन आपको दे दिया। तो यार इतना बड़ा सेव है, तेरा मुक भी नहीं रहा। अच्छा तो अम्मी अब्बू ने सोचा कि भाई फुफ्फो की तरफ बड़े बेटे का रिश्ता कर दें। तो क्या ऐसी सूरत में अम्मी अब्बू शाम को परेशान हैं कि हमारे ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है, क्या अम्मी अब्बू अपना डिसीजन रिवर्स कर सकते हैं खाला वाला या नहीं कर सकते? बड़ी बेटी अक्लमंद थी, उसने मशवरा दिया कि आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपने किसी को बताया नहीं, क्योंकि आपने अभी तक किसी को बताया नहीं। अम्मी का फ़ोन चेक किया तो उसमें खाला का नंबर 10 दिन पहले डायल हुआ था, और जो अम्मी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था खाला को वो अनसीन था, वो बेटी ने डिलीट कर दिया फॉर ऑल। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है अब बात आगे बढ़ी ही नहीं थी, बात आगे बढ़ी ही नहीं थी। तो एक बात याद रखिएगा, डिसीजंस अगर कम्युनिकेट ना हो तो ये ऑब्लिगेशंस नहीं बनते। लिखें, डिसीजंस अगर कम्युनिकेट ना हो तो ये ऑब्लिगेशंस नहीं बनते। कहाँ लिखें? अपने सर पे, बुक पे लिख लें, रजिस्टर पे लिख लें, डिसीजंस अगर कम्युनिकेट ना हो तो ये ऑब्लिगेशंस नहीं बनते। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि हम खाला की तरफ करें या अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुई? कॉलेज वाले केस में पिछले 3 साल से इफ्तारी करा रहे थे तो ऑलमोस्ट पास्ट प्रैक्टिस के ज़रिए कम्युनिकेट हो चुकी थी। दादी वाले केस में पिछले 3-4 साल से हम जो है वो ईदी दे रहे थे तो एक तरह की बात कम्युनिकेट हो चुकी थी। कम्युनिकेट होने के लिए बताना ज़रूरी नहीं है, पास्ट प्रैक्टिस भी काफ़ी होती है, पास्ट प्रैक्टिस भी काफ़ी होती है। ओके, जी लिमिटेड पेज 223, जी लिमिटेड का एक रोड टैंकर है जो उलट गया है दिसंबर 2003 में, साल के आखिरी महीने, ड्यूरिंग अ अंधी रेन स्टॉर्म। टैंकर ने अपना ऑयल वगैरह
spilled its contents and contaminated a local river. तो इसमें जो भी मटेरियल था टैंकर में से वो निकल गया है और करीब का जो रिवर है उसकी मछलियों को जाके तंग कर रहे हैं, मछलियों को जाके लोकल रिवर खराब कर दिया। जी लिमिटेड की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में, कहते हैं पाकिस्तान में जहां मर्जी जाके गन मारो कोई पूछने वाला नहीं। जी लिमिटेड अल्लाह का शुक्र है हैड नो लीगल ऑब्लिगेशन। अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं जिस मुल्क में मैं रहता हूं पानी में जाके कुछ कर भी आओ तो कोई कुछ नहीं कहता। जी लिमिटेड हैड नो लीगल ऑब्लिगेशन। अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं मेरे मुल्क में ऐसा लॉ कोई नहीं है जो मुझे पकड़े टू क्लीन द रिवर। चलो जी, लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। हैज नो पब्लिश्ड पॉलिसी। हमारी वेबसाइट पे कोई पॉलिसी नहीं लिख के लगी हुई कि हम रिवर की सफाई करें, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हमारी। टू रिहेबिलिटेट द एनवायरमेंट एंड हैज नॉट मेड एनी पब्लिक अनाउंसमेंट। और हमने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं की, हमने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं की डेट इट विल क्लीन द रिवर, कि हम रिवर को क्या करेंगे, साफ करेंगे। हमने बताया भी नहीं। हाँ, हमारा इरादा है इंशाअल्लाह हम रिवर को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह हम रिवर को साफ करेंगे। इट इंटेंड्स टू क्लीन अप द रिवर। जी बताएं आप। हमारा इरादा है रिवर को साफ करेंगे, लेकिन हमने बताया नहीं। एंड हैज बीन एबल टू कैलकुलेट अ रिलायबल एस्टीमेट। और अंदाजा भी लगा लिया है कितने का साफ होगा, अंदाजा भी लगा लिया है कितने का साफ होगा। बताएं जी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है? ये तो यहां लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है? इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड। तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो फिर इंटेंशन ऑब्लिगेशन नहीं है। आपने अपने साथ वाले दोस्त को बताया कि मेरी रो में जो कोने पे स्टूडेंट मौजूद है आज मैंने उसको समोसा खिलाना है, आपकी इंटेंशन है, लेकिन कोने वाले को बताया नहीं, लेकिन इंटेंशन है। आप बता दें क्या ये ऑब्लिगेशन है? नहीं, अनलेस क्या हो जाए, और अगर कम्युनिकेट हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात इतने ईमान वाले हैं, आप कहेंगे जान दे देंगे, जबान से नहीं फिरेंगे। अपने कपड़े बेच के भी समोसा खिलाना पड़ा तो मैं तुझे समोसे खिलाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा। इट इज कॉल्ड एज कौन सी ऑब्लिगेशन? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्लियर? हाँ, उसी पार्टी को कम्युनिकेट करना है, उसी पार्टी को कम्युनिकेट करना है जिस पर इसका इफेक्ट पड़ा है, किसी और को कम्युनिकेट नहीं करना। पढ़ लें सॉल्यूशन जी, ये ऊपर कर दें यार। द इवेंट इधर क्या हुआ है? एक्सीडेंट। एंड सिंस इट हैपेंड बिफोर ईयर एंड। भाईजान शौक से पढ़ें, ऐसे समझिए जैसे सीआरई के अकाउंट में कुछ जा रहा है। उस वक्त तो आप ऐसे आंखें खोल के बैठे होते थे। स्टैंडर्ड को लोग इजी ले रहे हैं, इसलिए आईकैप भी इसमें से 15 से 16 नंबर का सवाल दे रहे हैं कंसोलिडेशन के लेवल का। 18, 20 नंबर का सवाल भी स्टैंडर्ड से आने लग गया है, क्योंकि बच्चे स्टैंडर्ड को इजी ले लेते हैं। हालांकि है भी इजी, बट मसला ये है कि घर जाके इस आंसर को लिखते नहीं है, लिखने की आदत नहीं डालते, फिर मसला होता है। हाँ, थ्योरी का सवाल आएगा इसका, और ये सारी लाइनें मैं दिखा दूंगा, स्टैंडर्ड से ढूंढ के मिल जाया करेंगी। वो जो खरीदे में स्टैंडर्ड आप यूज होंगे, ये सारी लाइनें स्टैंडर्ड में मिल जाया करेंगी। एन इवेंट इज द एक्सीडेंट एंड सिंस इट हैपेंड बिफोर ईयर एंड। साल से पहले ये इवेंट हुआ है। इवेंट कौन सा है? एक्सीडेंट, जो साल से पहले हुआ है। सो देयर इज हाउएवर नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कोई नहीं है। क्यों? देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू क्लीन अप द रिवर।
नीदर पब्लिक अनाउंसमेंट हैज बीन मेड, ना हमने किसी को बताया है, एंड नीदर देयर इज एनी पैटर्न और पास्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हादसा हुआ है, तो पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा जी, अगली और आखिरी मिसाल, प्रिंसिपल साहब ने कमरे में बैठ के डिसाइड किया कि मोहतरम मैनेजमेंट के कुछ बंदे बैठे हुए थे, कैशियर बैठा हुआ था, उसको कहा कि यार ऐसा करो, पीआरसी का कल रिज़ल्ट आया है, तो जिस टीचर का अच्छा रिज़ल्ट आया है उस टीचर को मेरी तरफ से 20-20 हज़ार रुपया कॉलेज की तरफ से इनाम दे दो। प्रिंसिपल साहब ने ये कमरे में बैठ के डिसाइड किया। अब जब प्रिंसिपल साहब ने ये डिसाइड किया तो अकाउंटेंट शाम को एंट्री करके जाए एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट या ना जाए, ये डिपेंड करता है कि कमरे की बात उन्होंने लीक कर दी है या नहीं की। अगर उन्होंने पीआरसी के टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दिया है कि ज़बरदस्त टीचर्स को ज़बरदस्त बोनस मिलना है, तो फिर तो ये ऑब्लिगेशन है। और अगर अभी तक ग्रुप में ऐसी बात नहीं डाली और टीचर्स को नहीं बताया, तो ऐसी सूरत में इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस दोज आर कम्युनिकेटेड। अच्छा, लेकिन अगर ऐसे होता कि प्रिंसिपल साहब एक शीट बनाते जिसमें बोनस लिखते हैं एम्प्लॉयज़ के, और उस शीट पे साइन कर देते और साइन करके कैशियर को दे देते कि ये टीचर्स को ना 2-3 दिन बाद बुला के बता देना कि आपको महीने के एंड पे मिल जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत में क्या एंट्री होती? नहीं होती। डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस 2000 कम्युनिकेटेड। तो अगर प्रिंसिपल साहब लिख के कैशियर को दे दें, मैंने बोला था, मैंने तो नहीं बोला टीचर्स को दिए, अगर प्रिंसिपल साहब लिख के कैशियर को दे दें और कैशियर रात को एंट्री करके जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने कहा 2-3 दिन बाद स्टाफ को बताना, अभी नहीं बताना। तो जब तक बताया नहीं तब तक लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी। जब तय हुआ कि बड़े बेटे का खाला के घर रिश्ता करेंगे, तो अम्मी ने मौका अच्छा पाके अब्बू से साइन करवाए सफ़े पे, मेरे सरताज तू लिख इधर, तू भूल जाएगा, लिख इधर कि ये मेरे ख़ानदान नानकों की तरफ जाएगा ये तुम्हारे, तो ये इधर ही रहेगा। अब्बू ने लिख भी दिया, साइन भी कर दिए, लेकिन अभी तक ना खाला को पता, ना खाला की बेटी को पता, अभी तक किसी को भी नहीं पता, हत्ता कि अभी तक अब्बू के बेटे को भी नहीं पता। बहरहाल असल तो खाला सब्जेक्ट मैटर है इधर, तो खाला को अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, लिखी हुई चीज़ भी फाड़ी जा सकती है, अनलेस के अगले को क्या हो गई है? कम्युनिकेट हो गया। आई होप नाउ यू आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव टाइप कॉन्सेप्ट्स। चाहे फॉर्मली कम्युनिकेट हो चाहे इनफॉर्मली कम्युनिकेट हो, बस कम्युनिकेट होना चाहिए। क्या? हाँ, कम्युनिकेशन सिर्फ कंस्ट्रक्टिव के लिए है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन, पेज 222, that is derived from entities actions where by an established pattern of past practice, या पास्ट में आप अफ्तारी कराते रहे हो, या आपने अपनी वेबसाइट पे लिख के लगाया हो हमारा कॉलेज तो अफ्तारियां कराया करेगा, वेबसाइट पे लिख के लगाया हो, या ना वेबसाइट पे लिख के लगाया हो ना पास्ट में अफ्तारी कराई हो, बल्कि किसी बंदे ने इधर आके प्रिंसिपल लेवल के अनाउंस किया हो। सफिशिएंट करंट स्टेटमेंट, 3 तरीके हैं बताने के चीज़। या पास्ट प्रैक्टिस हो कि बड़े वाले 3 बच्चों की तो खाला के घर होगी इंशाल्लाह, चौथा भी उसी उम्र का है, उधर से चौथी भी उसी उम्र की है, तो ये इंशाल्लाह पास्ट प्रैक्टिस से भी कई दफ़ा काम चल जाता है। और अगलों ने भी उम्मीदें बांधी हुई हैं, वो कहीं रिश्ता ढूंढ नहीं रहे, ये भी कहीं रिश्ता ढूंढ नहीं रहे, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। पास्ट प्रैक्टिस और पब्लिश्ड पॉलिसी, या हमने घर के बाहर लिख के लगाया हुआ है हमारे बेटे तो हैं ही खाला के घर के, पब्लिश्ड पॉलिसी। और छोटा रो रहा है, और सफिशिएंट
करंट स्टेटमेंट और सफिशिएंट करंट स्टेटमेंट। या खाला आई हुई थी और हमने ऊंची ऊंची बोला खाला आपको मुबारक हो, ये रशीद आप सलीम आप ले जाइएगा घर जवाई। ओके, द एंटिटी हैज इंडिकेटेड टू अदर पार्टीज खाला that it will accept certain responsibilities, आपकी बेटी हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट हमने क्रिएट कर दी है एक्सपेक्टेशन ऑन पार्ट ऑफ खाला that we will discharge those responsibilities, और हमने ये जिम्मेदारी ले ली है कि जैसे कि हमने वादा किया है हम वादा पूरा करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन रिश्ता इंशाल्लाह आपके घर ही करेंगे अनलेस के बेटा ही ना रहा हमारा। ओके, ज़्यादा हो गई है। पेज 224, पेज 224 सवाल पढ़ लें। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुआ करेंगी, शौक शौक से पढ़नी है। जल्दी 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 जल्दी। क्या क्या मतलब? दिसंबर में हो गया ना, दिसंबर हमारे ईयर एंड से पहले, 31 दिसंबर से पहले हो गया। नहीं, इस दफा चीज़ों को ना सिंपल रखें, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू जामिल लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। इन दिसंबर 2014 a citizen committee of an area met with the directors of company, कुछ इलाके वाले हमारी कंपनी के डायरेक्टर से मिले हैं एंड लॉज्ड अ कंप्लेंट, और एक कंप्लेंट की है कि तुम लोगों की जो व्हीकल्स हैं वो केमिकल्स लेके जा रही थी इक्विप्ड विद सेफ्टी इक्विपमेंट, वो नहीं है। तुम्हारी जो व्हीकल्स हैं उनमें सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ, और इस वजह से इलाके वालों को सीरियस थ्रेट्स हैं टू द रेजिडेंट्स। द मैनेजमेंट हेल्ड अ मीटिंग, मैनेजमेंट ने इस मद में मीटिंग की इन दिस रिगार्ड ऑन 25 दिसंबर 14 एंड डिसाइडेड, डिसाइड हो गया, एंड डिसाइडेड टू इंस्टॉल द सेफ्टी इक्विपमेंट, और हमने सोच लिया कि सारी गाड़ियों में इक्विपमेंट लगाएंगे। इक्विपमेंट लगाने का ये फ़ायदा होगा कि गाड़ियों से धुआं नहीं निकलेगा और इलाके वाले परेशान नहीं होंगे। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 25 मिलियन। कंपनी हैज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन। पाकिस्तान के लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि गाड़ी में से धुआं निकल रहा हो तो इसको सेट करो, बल्कि धुआं रेस दबा के और भी छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। नॉर एनी पब्लिश्ड पॉलिसी, हमारी कोई ऐसी पब्लिश्ड पॉलिसी भी नहीं है रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने की कोई हमारी पब्लिश्ड पॉलिसी भी नहीं है। ओके, बता दें जी, कहीं लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट हो गया? द मैनेजमेंट हेल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू इंस्टॉल। अभी तो सिर्फ अम्मी अब्बू बैठे हुए थे, अभी डिसाइड हुआ है। आगे लिखे नॉट कम्युनिकेटेड, नॉट कम्युनिकेटेड। ओके, आप बता दें जी, decisions are not obligations unless those are communicated, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, कम्युनिकेट ना हो जाए। अच्छा जी, उधर वाले सारे हजरात इधर तशरीफ लाएं, फिर मैं रिज्यूम करूंगा। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, ज़रा जल्दी आ जाएं, बाकी आप लोग रेस्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा कंधे नरम कर लें अपने भाइयों के लिए और जगह बना दें। एसी ज़रा तेज़ कर दें जी।
हाँ, पॉज करो। अच्छा भाई, पेज 227 निकालें, पेज 227। नहीं कॉल उठा, पेज 227। आप मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं और आपका जाने का खर्चा 200 रुपये आया, क्योंकि भाई इधर देख लो ना, आपकी वजह से अब क्लास का टाइम जा रहा है। आप मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं और आपका मीनारे पाकिस्तान जाने का खर्चा कितने रुपए आया? 200 रुपये आया। ओके, और आपको मीनारे पाकिस्तान जाकर ये अंदाज़ा हुआ कि मैं आइंदा 200 रुपये से कम में भी आ सकता हूँ। अगर मैं इचरे पर उतर जाता तो फिर मैं मीनारे पाकिस्तान 160 रुपये में आ जाता और वहाँ से एक सस्ती बस मिलती है। समझ आ गई बात? आप मीनारे पाकिस्तान गए, आपके कितने पैसे लगे? 200 रुपये। आपने ये सोचा कि आइंदा जब मैं मीनारे पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं 160 रुपये में जा सकता हूं। किसी बताने वाले ने आपको आके बताया कि जब तुम मीनारे पाकिस्तान जाओगे अगली दफ़ा, तब तक एक चांस है कि एक ज़बरदस्त किस्म की ऑरेंज ट्रेन चलने वाली है। एक चांस है कि ऑरेंज ट्रेन चलने वाली है। तो तुम ऐसा करो कि सिर्फ 80 रुपये में तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें 160 की ज़रूरत नहीं। आई रिपीट, लास्ट टाइम कितने में गए हैं? 200 में। लेकिन जो रूट था उससे गुजर के अंदाज़ा हो गया कि आइंदा कितने में जा सकते हैं? 160 में। फलां स्टॉप पे उतर आएँ तो फलां स्टॉप से थोड़ा सा पैदल चलें तो अगली बस मिल जाती है, तो वहाँ से फिर 160 रुपये लगेंगे। और तीसरी बात, किसी आने वाले ने आके बताया कि मोहतरम, शायद जब आप अगली दफ़ा जाएं तो एक चांस है कि ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी होगी जो सिर्फ 80 रुपये में ले जाएगी। आप अब क्या सोचेंगे? मैं अगले ट्रिप के लिए जेब में 200 रखूं, 160 अगले ट्रिप के लिए जेब में रखूं, या 80 रुपये रखूं? 160। वेल डन। सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ लें। क्यों तीसरी ऑप्शन क्यों नहीं आपने बोली? हाँ, क्योंकि उसका चांस है, अभी नई टेक्नोलॉजी आई कोई नहीं, उसका चांस है अभी। पेज नंबर 227। भाई ये लेक्चर ना यूट्यूब पे भी डाल देना। ओके, क्लियर? बताएं जी कितने रुपए अरेंज करें? 8 लाख वाले हाथ खड़ा करें। 6 लाख वाले? एक कंपनी ओन कर रही है नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमने प्लांट को तोड़ना है 3 सालों बाद। लास्ट टाइम जो न्यूक्लियर प्लांट हमने तोड़ा है वो 10 लाख में तोड़ा था, बट कंपनी का अंदाजा है कि ये वाला न्यूक्लियर प्लांट अगर मैं सेम टेक्नोलॉजी यूज करूं
तो स्लाइटली रिड्यूस कॉस्ट में हो जाएगा ड्यू टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि लीज का सवाल पहले 45 मिनट में होता था, अब वही 30 मिनट में हो जाता है। तो लास्ट टाइम 10 लाख का खर्चा आया था, अब कितने का आएगा? देयर इज हाउएवर अ चांस ओनली, देयर इज हाउएवर अ that completely new technology may be। क्या हुआ था? ये बात है ना, ये बात में जान नहीं है। क्यों नहीं जान? देयर इज अ चांस that a new technology may be available at a time of dismantling। जब 3 साल बाद शायद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई ऊपर से बजूका आए, जिन आए इधर करके तोड़ दे, तो विच कुड लीड टू फर्दर 2 लाख कॉस्ट सेविंग, जिसकी वजह से और कितने पैसे बच जाएंगे? तो देने कितने पड़ेंगे मजदूरों को? 6 लाख। अब आप कितने के लिए लायबल फील करें? 8 लाख, क्योंकि देयर इज अ चांस। लेकिन अगर यहां लिखा होता इट इज कंफर्म गलत गालन दिया करो, इट इज कंफर्म दैट कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल। या अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आता टीवी पे और कहता इंशाल्लाह 3 दिनों बाद ऑरेंज ट्रेन फ्लाई करती हुई आपको नजर आएगी लाहौर के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करें? 200 रुपए जेब में रखें, 160 रुपए या फिर 80 रुपए? तो अगर तो एविडेंस अवेलेबल है कि नई चीज आ जानी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एविडेंस अवेलेबल नहीं है बल्कि चांस है, तो फिर चांस ही होता है। हाईलाइट करें मेन लाइन सॉल्यूशन में मेन लाइन हाईलाइट करें। क्या है मेन लाइन? न्यू टेक्नोलॉजी का आना मस्ट है या चांस है? अच्छा जी, इस सवाल को सॉल्यूशन ना पढ़ें आप इसका ज्यादा, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लॉ की प्रोविजन पढ़ लें बस। ये काफी सारे पैराज हैं स्टैंडर्ड के, इतने ज्यादा हमने नहीं पढ़ने, मेन पढ़ेंगे। फ्यूचर इवेंट दैट मे अफेक्ट द अमाउंट required to settle a liability shall be reflected in the amount of provision where there is chance that they will occur। ना चांस का ऑपोजिट बताएं, चांस का ऑपोजिट बताएं। सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस, चांस का ऑपोजिट बताएं। सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ये चांस का ऑपोजिट है। एविडेंस होना चाहिए हमारे पास। किस चीज का एविडेंस होना चाहिए? कि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये चांस का ऑपोजिट है। ओके जी, आखिरी कॉन्सेप्ट आज का। आपने प्लांट डिसमेंटल करना है या आपने प्लांट डी इंस्टॉल करना है। आपको पता है कि मैं प्लांट डी इंस्टॉल करूंगा 10,000 में, मैं प्लांट डी इंस्टॉल करूंगा 10,000 में। आपने सोचा कि मैंने मजदूरों को देने हैं 10,000 और मुझे प्लांट देकर, प्लांट भी तो बेचूंगा मैं, जब प्लांट डी इंस्टॉल करूंगा तो प्लांट भी तो बेचूंगा, तो प्लांट बेचकर मुझे कुछ पैसे बच जाएंगे।
मजदूरों को दूंगा 10,000 और प्लांट बेच के बचत होगी 2,000 की। क्या मैं लाइबिलिटी 10,000 पे बुक करूं या 10,000 माइनस 2,000 8,000 पे बुक करूं? स्टैंडर्ड कहता है लाइबिलिटी 10,000 पे बुक करो। सवाल दोबारा सुने। आपको पता है कि आपने प्लांट डी इंस्टॉल करना है 10,000 में। प्लांट डी इंस्टॉल करके प्लांट भी तो बेचना है, तो मजदूरों को देने हैं 10,000 और आपको बचने हैं प्लांट बेच के 2,000 का गेन शेन शायद आ जाएगा प्लांट बेच के। तो ऐसी सूरत में अब आप 10,000 देने के लिए लायबल फील कर रहे हैं और 2,000 मिलने के लिए एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं, बचत। इन दोनों को नेट करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है IS 37 और IS 16 की खिचड़ी मत बनाओ। IS 16 कहता है अगर गेन आ जाए बेचने पे प्लांट तो गेन को अदर इनकम में ले जाओ और डिस्पोजल का टी काउंट बनाओ, वहां पे बीवी लिखो, सेल प्राइस लिखो और बैलेंसिंग गेन निकालो और गेन को अदर इनकम में ले जाओ। तो गेन को IS 16 की रोशनी में अदर इनकम में लेके जाएंगे या लाइबिलिटी से नेट करेंगे? तो ये नेटिंग की इजाजत नहीं है। पढ़ने की कोशिश करें जरा। नया लॉ आया है जिसमें एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है अंडू, उसने मस्ट डी इंस्टॉल करना है प्लांट 1 साल के अंदर अंदर, इन अ ईयर्स टाइम। द डिसमेंटलिंग इज एस्टिमेटेड एट 3 लाख। मजदूरों से पूछा, मजदूरों ने कहा जी 3 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, वरना जाएं जिन्नों से काम करवा लें, जिन्नों और चुड़ैलों से काम करवा लें, हम तो नहीं 3 लाख से 1 रुपया कम करते हैं। But Undo expects to earn gain from sale of scrap metal. जब प्लांट तोड़ेंगे तो मेटल निकलेगा, तो जो मेटल बिकेगा उससे अर्न होगी इनकम 1 लाख की। अब सवाल यह है कि हम लाइबिलिटी 3 लाख पे बुक करें या 3 माइनस 1? हम लाइबिलिटी 3 लाख पे बुक करेंगे, 3 में से 1 लाख माइनस नहीं करेंगे। ये देखते रहेंगे हम वन बाय वन। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल, हो गई है डिस्पोजल या होगी? 1 साल बाद होगी। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड मोबाइल, गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल shall not be taken into account। 3 लाख और 1 लाख को कुछ करूं या not taken into account? गेन कितना था? 1 लाख। shall not be taken into account in measuring 3 lakh। in measuring 3 lakh 3 लाख को मैयर करते हुए 1 लाख को नेट ना करें। 3 लाख को मैयर करते हुए 1 लाख को नेट ना करें। क्लियर? ओके। अब आप हजरात पास्ट पेपर का एक सवाल मुझे करके दे दें। ओके, पेज नंबर 282, क्वेश्चन नंबर 7। A factory worker
ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल वॉज सीरियसली इंजर्ड ऑन 10 जून 2015। हमारी कंपनी का नाम है इंडस्ट्रियल केमिकल। हमारा एक वर्कर है जिसका नाम है मुन्नू। मुन्नू बेचारा 10 जून को सीरियसली इंजर हो गया हमारी फैक्ट्री में। मक्खी तुम जरा हटो। ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, बेचारे का मशीन में हाथ आ गया ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन दिस मैटर आर एज फॉलोज। उसने हमारे खिलाफ केस वगैरह कर दिया है। ये बातें अभी मैं नहीं पढ़ा रहा आपको क्योंकि ये अभी हमने पढ़ी नहीं। उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अच्छा, लेबर यूनियन के कुछ बंदे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेबर यूनियन के कुछ बंदे हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। लेबर यूनियन पता है ना, लेबर्स की एक यूनियन होती है। लेबर यूनियन के बंदों ने रिक्वेस्ट की है, कोई चौधरी बना होता है उनमें। लेबर यूनियन के रिक्वेस्ट पर मैनेजमेंट सोच रही है कि पे कर दें वर्कर को 15 लाख रुपए इन एडिशन टू कंपनसेशन डेट मे बी अवॉर्डेड बाय कोर्ट। कोर्ट जो पैसे दे वो अलग हैं, लेकिन इसके अलावा एज अ गुड जेस्चर कोर्ट में तो केस जाएगा। कोर्ट तो कहेगा पैसे दो, इसको इलाज कराओ, ये करो वो करो, वो तो कोर्ट कहेगा। वो इन दोनों पॉइंट्स में हम कभी पढ़ेंगे कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट तो भाड़ में जाए। अभी लेबर यूनियन के बंदों के आने के बाद मैनेजमेंट सोच रही है कि इसको 15 लाख रुपया और दे दें। जी भाईजान बोले 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 बोले। अब्बू एंड अम्मी आर कंसिडरिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ खाला। चले मैं लफ्ज ऐड कर देता हूं, भयानक लफ्ज। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ खाला द अम्मी एंड अब्बू आर कंसिडरिंग to get the pappu married with the khala's beti, are considering on the request of khala। खाला की रिक्वेस्ट आ गई है भाईजान। खाला की रिक्वेस्ट आना जरूरी नहीं है, हमारा खाला को इंडिकेशन देना जरूरी है। तो हमने तो अभी लेबर यूनियन को कुछ नहीं कहा। हाँ, लेबर यूनियन ने हमें रिक्वेस्ट कर दी है कि उसको दे दो, लेकिन हमने अभी तक क्या किया है? अभी तक सोच रहे हैं कि शायद हम दे दें। तो बताएं, इज इट अ लीगल ऑब्लिगेशन? लीगल ऑब्लिगेशन तो ऊपर चल रही है, वर्कर फाइल्ड अ क्लेम, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या ये उसको 15 लाख और देना ये हमारी शायद कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी शायद हम इसको समझ रहे हैं। लेकिन वो अभी तक हम सोच ही रहे हैं। तो सोच कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होती अनलेस इट इज। तो कंसिडरेशन इज नॉट ऑब्लिगेशन। लिखें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो सोचना, इंटेंशन लिख लें, कंसिडरेशन नहीं लिखना। तो इंटेंशन इज नॉट ऑब्लिगेशन अनलेस इट इज कम्युनिकेटेड। जब तक कि ये क्या ना कर दी जाए, कम्युनिकेट ना कर दी जाए। ओके, आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। एक मिनट, चुप 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 चुप। पास पेपर क्वेश्चन 1, यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडर लिमिटेड। अल्हम्दुलिल्लाह। योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा, नवंबर 19 में हमने कंप्लेंट्स रिसीव करनी शुरू कर दी हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स और एक्सेसिव हीटिंग हो रही है हमारे नए मॉडल्स ऑफ लैपटॉप में। हम क्या बेचते हैं? हमारा ईयर एंड नवंबर में WL ने कंप्लेंट्स रिसीव करनी शुरू कर दी हैं। शायद हम HP हैं या डेल हैं, इस तरह समझ लें। तो हमें कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं कि आपके लैपटॉप को बिजली का शॉक लग जाता है और कभी कभी आपका लैपटॉप इतना हीट अप होता है कि मेरी टांगें भी सरसर करने लग जाती हैं।
सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू कस्टमर्स, और कुछ कस्टमर्स तो लैपटॉप को लैब में रखने की वजह से अस्पताल पहुंचे हुए हैं। सेवरल कस्टमर्स ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है। सेवरल कस्टमर्स ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है, और जियो वालों ने तो लुट्टी मचा दी, हमारी बेइज्जती कर 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 सबके सामने हमें जो है वो नंगा करके रख दिया। द मैटर वाज हाईली पब्लिसाइज्ड इन मीडिया, मीडिया वालों ने तो लुट्टी मचा दी। अच्छा, अब कोर्ट जो करेगा वो अभी मैं नहीं बता रहा, कोर्ट क्या करेगा। हमने एक वैसे डिसीजन लिया है कि अब ना सबको यूएसबी मुफ्त दे दें। हमने एक डिसीजन लिया है कि सबको यूएसबी मुफ्त दे दें। जो भी नया लैपटॉप वगैरह चार्जर वगैरह लेने आएगा ना, एज अ गुड जेस्चर जो भी आएगा तो हम उसको एक यूएसबी दे देंगे। क्योंकि अभी मसला मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा, मसला ये था कि हमें मसला चार्जर में पता चला था कि असल में लैपटॉप में मसला नहीं है, उसके चार्जर के अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। तो मसला चार्जर का है, लैपटॉप का नहीं है। मसला आपका नहीं है, आपके मोबाइल का है जो आपका टाइम ज़ाया करता है। तो आप बता दें जी, एंट्री बताएं इसकी। क्यों क्यों क्यों? इट हैज बीन इंटरनली, अम्मी ने अब्बू को व्हाट्सएप भेजा, अब्बू ने अम्मी को व्हाट्सएप भेजा, अम्मी ने अब्बू को कहा मैं करने लगी हूं खाला के घर, अब्बू ने कहा ओके। इंटरनली डिसाइडेड। बताएं, खाला उस ग्रुप में नहीं थी, खाला ग्रुप में नहीं थी। ये अम्मी और अब्बू की कौन सी चैट है? पर्सनल चैट। ये अम्मी और अब्बू की कौन सी चैट है? हाँ, अगर खानदानी ग्रुप होता, व्हाट्सएप ग्रुप लड़ाइयों वाला, नहीं होता। किसी ने किसी रिश्तेदार को ग्रुप में छोड़ते हुए देखा, लीव करते हुए गुस्से में? ओ, ग्रुप ही ना बनाया करें, ग्रुप ही ना बनाया करें। सबर लोगों में नहीं है, ग्रुप ना बनाया करें खुदा के लिए। खानदानी ग्रुप बनाना बंद कर दें। अच्छा, इट हैज बीन इंटरनली डिसाइडेड। इंटरनली क्या सोच लिया कि तुम लोग आना, तुम्हें क्या देंगे? तो आप बता दें, डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस दीज आर कम्युनिकेटेड। कोई मिजाज बना आपका IAS 37 का? इसी मिजाज को लेके IAS 28 का पास पेपर क्वेश्चन 1 करके आना है। इस मिजाज को लेके वो सवाल करके आएंगे। दोनों हाथ खड़े करें, खड़े हो जाएं आज सारे। आज तो सारे जंज आई हुई है माशाल्लाह। खड़े हो जाएं सारे बाराती माशाल्लाह। क्लास खत्म कर दें।